हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। प्रीवियस लेक्चर तक हम लोगों ने दोस्तों सेबी और कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स हम लोगों ने कर लिए थे। अब हम बात करते हैं इस लेक्चर में सिक्योरिटीज़ एपेलेट ट्राइब्यूनल के बारे में। जो सिक्योरिटीज़ एपेलेट ट्राइब्यूनल है, ये ट्राइब्यूनल है विच वॉज सेटअप अंडर द सेबी एक्ट 1992 और इसके पास एक पावर होती है कि जो भी ऑर्डर सेबी अगर पास करता है तो उसको सुनने की, और सेबी के खिलाफ अगर आप जाकर अपील करना चाहते हो कि आप सेबी के डिसीजन से नाखुश हो तो आप सिक्योरिटीज़ एपेलेट ट्राइब्यूनल के पास जा सकते हो। ठीक है। अगर सिमिलरली पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कोई ऑर्डर दे तो आप उसके अगेंस्ट जाकर अपील कर सकते हो, और इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कोई अपील दे अगर आपके अगेंस्ट तो आप उसके अगेंस्ट जाकर अपील कर सकते हो। अब जनरली एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं बता देता हूँ। इंश्योरेंस कंपनी वालों के खिलाफ आपने केस करा और IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उस इंश्योरेंस एजेंसी के खिलाफ पेनल्टी लगाई। पेनल्टी इस प्रकार से लगाई, उन्होंने कहा कि तुमने फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस करी है, कस्टमर को चीट करा है, नाउ यू आर लायबल टू पे 2 करोड़ रुपीज़ टू योर कस्टमर। अब यार जेब से ऐसी कोई थोड़ी ना जेब अपनी खाली कर देगा, 2 करोड़ रुपए दे देगा, है ना। इसमें कुछ ना कुछ तो मुशक्कत वो करेगा ना। तो ये भी हो सकता है कि उस इंश्योरेंस कंपनी को अपनी बात ना सामने रखने दी गई हो, सरकमस्टांसेस कुछ और हो, और वो इंश्योरेंस कंपनी जो है अपनी बात पूरी तरीके से ना रख पाई हो सामने। तो उसके लिए वो इंश्योरेंस कंपनी कहाँ पर जाके अपील कर सकती है? अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एपेलेट ट्राइब्यूनल। यानी कि सिक्योरिटीज एपेलेट ट्राइब्यूनल जो है वो अपील सुनता है, वो जजमेंट सुनता है किस किस की, मतलब किसके अगेंस्ट अगर आप अपील अगर फाइल करते हो तो सेबी के अगेंस्ट, PFRDA के अगेंस्ट और इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अगेंस्ट। जो सिक्योरिटीज एपेलेट ट्राइब्यूनल होता है उसके अंदर एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है और 2 मेंबर्स होते हैं। दे एक्ट एज जजेस एंड डील्स विद द अपील्स। कोई भी पर्सन जो है जो कि एग्रीव्ड है, यानी कि वो नाखुश है डिसीजन से जो कि सेबी ने पास करा है, PFRDA ने पास करा है या फिर इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पास करा है, तो वो जो है वो जा सकता है सिक्योरिटीज़ एपेलेट ट्राइब्यूनल के पास। अगर वो सिक्योरिटीज़ एपेलेट ट्राइब्यूनल के डिसीजन से भी अगर नाखुश है, ठीक है, एनी एग्रीड पर्सन बाय द डिसीजन ऑफ द सिक्योरिटीज़ एपेलेट ट्राइब्यूनल, वो अप्रोच कर सकता है सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्टली थ्रू एन अपील। तो ये मैकेनिज्म काफ़ी अच्छा है ना, ये अपील का मैकेनिज्म, एपेलेट मैकेनिज्म। ठीक है। तो मुझे बताओ, अगर सेबी, PFRDA या IRDA इन्होंने कोई जजमेंट अगर पास करा, कोई ऑर्डर पास करा, अगर आप इससे नाखुश हो तो आप कहाँ पर जाओगे? सेट के पास, सिक्योरिटीज एपेलेट ट्राइब्यूनल के पास। अगर आप इससे भी नाखुश हो तो फिर आप कहाँ जाओगे? डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट। वेरी गुड। ठीक है। अब हम बात करते हैं फॉरवर्ड मार्केट्स कमीशन की। फॉरवर्ड मार्केट कमीशन को दोस्तों देखो सेटअप करा गया था अंडर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट 1952। फॉरवर्ड मार्केट कमीशन जो है इट वॉज द चीफ रेगुलेटर ऑफ कमोडिटीज फ्यूचर मार्केट। कमोडिटीज मतलब क्या? गोल्ड, मैंने आपको बताया था, दिखाया था मैंने आपको, गोल्ड, कपास, निकल, कॉटन कैंडी। ठीक है। और इसको सेबी के साथ मर्ज कर दिया गया था 2015 में, और सेबी अब जो है वो रेगुलेटर है कमोडिटीज़ के फ्यूचर मार्केट को लेकर। ठीक है। और इसके लिए जस्ट अ मिनट, यहाँ पर आप कमोडिटीज़ पे आओगे तो ये जो कमोडिटीज़ है इनकी ये सारी क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? ये कैसी मार्केट? फ्यूचर मार्केट। ठीक है। और इसके लिए मैंने आपको दिखाया था क्या होता है MCX। मैंने जिसमें अकाउंट खुलवा रखा है, मैं आपको अलग अलग लेक्चर्स में बताता हुआ आया हूँ। MCX, NCDX। ठीक है। यहाँ पर आओ।
तो मेजर कमोडिटी एक्सचेंज जो इंडिया के अंदर है वो है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई में है इसका हेडक्वार्टर। ये देखो मेरे पास MCX का अकाउंट भी है, ये रहा मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। उसके बाद नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड, NCDEX, या सिंपली इसको NCDX भी कहा जाता है मुंबई के अंदर। तो यहाँ पर ये देखो अगेन ये मुंबई के अंदर है NCDX, नेशनल कमोडिटीज़ एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड, और नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये अहमदाबाद के अंदर है। ठीक है, ये डील करता है, ये वाला जो मार्केट होता है ना NCDEX, यहाँ पर जो अलग अलग जो धनिया होता है, कुछ सब्जियाँ होती हैं, कुछ जैसे कोई क्रॉप्स हैं, उनके साथ डील करने का काम करता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो शायद से यहाँ पर आएगा इन टर्म्स ऑफ कोई भी यहाँ पर अगर आप क्रॉप सर्च करते हो, लाइक अगर मैं डाल दूँ सिंपल सा कोरिएंडर धनिया फ्यूचर्स, आ गया NCDEX, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज ऑफ इंडिया, है ना। तो ये देखो, ठीक है। इसके बाद आई थिंक अनियन भी होता है क्या, इनके कोड्स होते हैं कुछ। तो ये कोरिएंडर है जैसे, तो ऐसे बड़े सारे क्रॉप्स और इन सब के मतलब फसलों के वो भी होते हैं। इसका भी देखो एक प्रॉपर तरीके से आपको चार्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, अभी अच्छा टाइम है ना धनिया में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, अच्छा टाइम लग रहा है आपको यहाँ पर। ठीक है, लेकिन बात ये क्या है, ये सीजन्स के बेसिस पे चलता है। ठीक है, सीजन्स के बेसिस पे चलता है। अब यहाँ पर आई थिंक टोमेटो तो नहीं आएगा, इधर तो नहीं दिखाएगा ये इसका, लेकिन चार्ट होता है टोमेटोस और इन सब का भी। तो यानी कि ये बोला जाता है कि अगर आपको सब्जी मंडी के अंदर अगर व्यापार वैसे नहीं करना है जाकर, तो आप ऑनलाइन यहाँ पर ये ट्रेडिंग कर सकते हैं उनके लिए। ठीक है, उसके बाद स्वेट इक्विटी रूल्स, सेबी, शेयर बेस्ड एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशंस 2021, ये जो रेगुलेशंस हैं ये लागू करे गए थे आफ्टर मर्जिंग द फॉलोइंग रेगुलेशंस। सेबी के एक रेगुलेशन चलते थे 2014 के, शेयर बेस्ड एम्प्लॉयज़ बेनिफिट रेगुलेशन, और दूसरे 2002 के इशू ऑफ स्वेट इक्विटी रेगुलेशन। इनको मर्ज कर दिया गया और एक कॉमन नाम निकल कर आया, स्वेट इक्विटी रूल्स, शेयर बेस्ड एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशंस 2021। ये जो रेगुलेशंस हैं इन्होंने एम्प्लॉयज़ का स्कोप वाइडन कर दिया, हु कैन बी ऑफर्ड स्टॉक ऑप्शंस and made other significant modifications that will benefit both employees and corporations that issue these options। ठीक है, अब आपको पता है ये जो ऑप्शंस होते हैं स्टॉक ऑप्शंस, ये तो कंपनीज ही जारी करती हैं, है ना। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं जितने भी हम ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं उनको तो कंपनी ही जारी करती है ना अलग अलग। ये अब ये जो आदित्य बिरला कैपिटल का ये जो स्टॉक ऑप्शंस जो हैं, ये जो ऑप्शन चेन है, इसको आदित्य बिरला वालों ने तो इशू करा होगा, राइट। ठीक है, अब ये स्वेट इक्विटी शेयर होता क्या है, यहाँ पर देखो, ये एक नॉन मॉनेटरी कॉन्ट्रीब्यूशन होता है दैट एन इंडिविजुअल और फाउंडर्स ऑफ अ कंपनी मेक टुवर्ड्स अ कंपनी। ठीक है, स्वेट इक्विटीज कॉमनली यूज बाय कैश स्ट्रैप्ड स्टार्टअप्स और बिजनेस ओनर्स अपनी कंपनीज को फंड करने के लिए।
तो ये इशू क्यों करा जाता है अगर इसका नॉन मॉनिटरी कॉन्ट्रीब्यूशन है तो इट इज़ इशूड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग नो हाउ और मेकिंग अवेलेबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और वैल्यू एडिशंस। मैक्सिमम ईयरली लिमिट जो होती है स्वेट इक्विटी शेयर की जो कि इशू करा जाता है बाय लिस्टेड कंपनी, इट हैज़ बीन प्रिस्क्राइब एट 15% ऑफ द एग्जिस्टिंग पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल विद इन द ओवरऑल लिमिट। जो ईयरली लिमिट होती है बिजनेसेस की जो कि लिस्टेड हैं ऑन द इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म, ये भी 15% है। एंड ओवरऑल सीलिंग जो है पेड अप कैपिटल की कितना पैसा लगाया जा सकता है वो है 50%। इट विल बी इन इफेक्ट फॉर 10 ईयर्स बिगिनिंग ऑन द डेज ऑफ कंपनीज इनकॉर्पोरेशन, जब से कंपनी का गठन हुआ है। तो यानी कि कंपनी को सेटअप करने से रिलेटेड उसके जो भी इंडिविजुअल फाउंडर्स हैं वो अपना खुद का पैसा लगाते हैं और इस चीज़ का प्रूफ रहे कि हाँ इस कंपनी को बनाने में हमारा भी योगदान है, हम भी इस कंपनी का कुछ ना कुछ मालिकाना हक रखते हैं। कल को अगर 3-4 लोग मिलकर 2-3 लोगों को या सिर्फ एक लोगों को कंपनी से हटाने की कोशिश करते हैं तो जो ये स्वेट इक्विटी शेयर जब इशू करा जाता है और जिसने भी इसको बाय करा होगा तो उस पर्सन का प्रूफ एक रहता है कि देखो कंपनी से सिर्फ मैं अकेले ऐसे तो नहीं जाने वाला, जितने पैसे मैंने लगाए थे आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले, वो मुझे वापस करे जाए मेरे पैसे और आज के रेट के हिसाब से वापस करे जाए। इसलिए स्वेट इक्विटी शेयर जो होता है ये इशू करा जाता है। ठीक है, तो न्यू रूल्स विल बी एप्लीकेबल ओनली टू लिस्टेड कंपनीज एज दीज हैव बीन फ्रेम्ड बाय द सेबी विच ओनली रेगुलेट्स द लिस्टेड कंपनीज। अनलिस्टेड कंपनीज के लिए कोई भी अगर चेंज की रिक्वायरमेंट है तो दे हैव टू बी ब्रॉट इनटू द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, नए नए बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए और वो आपस में ही कंट्रीब्यूट कर सकें उसके लिए ये होता है। समझ में आए? इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है लेकिन फिर भी एक तरीके से प्रूफ रहता है कि देखो अगर हमने मिलकर इंडस्ट्री खोली, कोई फैक्ट्री खोली, कोई स्टार्टअप खोला तो उसमें आप क्या लेकर आए थे। हो सकता है आपका काम सॉफ्टवेयर का रहा हो उस कंपनी के अंदर, ऑनलाइन सारा काम आप देखते हो, मार्केट का काम किसी और का रहा हो। ठीक है, आपने अपनी जेब से पैसा लगाया हो, किसी और ने कोई एम्प्लॉयज़ लेकर आया हो। अब एकदम से अगर कंपनी टूटने की बात आ गई, बिखरने की बात आ गई तो प्रॉफिट एक बंदा तो नहीं रखेगा। जिसने इनिशियली कंपनी को खड़ा कर रखा होगा उन सबका कंट्रीब्यूशन ज़रूरी है ना। अब इस चीज़ का प्रूफ कैसे लाएंगे कि किस पर्सन ने कितना पैसा लगाया था, उसके लिए ये स्वेट इक्विटी शेयर ये इशू करा जाता है। अब एक कंपनी के ऊपर होता है कि कंपनी इसको इशू करना चाहती है कि नहीं करना चाहती है। और स्पेशली उन स्टार्टअप्स या बिजनेस के लिए जिनके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं रहता और वो अपनी कंपनी को फंडिंग करना चाहते हैं, उस कंपनी को इनिशियली खड़ा करने के लिए, वैल्यू एडिशन करने के लिए, कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स उस कंपनी ने कुछ यूनिक बनाया, कुछ भी बनाया तो उसकी कोई चोरी ना हो सके या कुछ भी ना हो सके। कल को आप जिस कंपनी से आपने सब कुछ सीखा है उन्हीं का कुछ एक चीज़ या पोर्टल या कुछ भी चीज़ एक चोरी कर आप दूसरा धंधे के सामने धंधा खड़ा ना कर सको, इसलिए होता है ये। 4th and 5th पॉइंट, 1 2 3 4 5, ये वाला, ये दोनों, ये वाले कह रहे हो? अच्छा, ये कह रहा है मैक्सिमम ईयरली लिमिट जो स्वेट इक्विटी शेयर की होती है, ये वाला शेयर जब भी इशू करेगी कंपनी तो मैक्सिमम जो उसकी ईयरली लिमिट होती है डैट कैन बी इशूड बाय द लिस्टेड कंपनी, वो है 15% ऑफ द एग्जिस्टिंग पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल विद इन द ओवरऑल लिमिट। इसका सिंपल सा मतलब ये है, अगर कंपनी खड़ी हो रही है 100 करोड़ तो ज़्यादा हो गया, अगर 100 करोड़ होती तो फिर बात ही क्या थी। कंपनी खड़ी हो रही है 1 लाख से एक स्टार्टअप बन रहा है, सिर्फ 1 लाख रुपए से, छोटा सा एक स्टार्टअप, बहुत छोटा सा। ठीक है, अब जो ये स्वेट इक्विटी शेयर होता है मैक्सिमम इसकी ईयरली लिमिट ये होती है कि ओवरऑल जो कंपनी का शेयर, जो फंडिंग मैकेनिज्म नहीं, जो उसका कैपिटल होता है जिससे वो अपना खर्चा चलाना चाह रहे हैं, जितना उन्होंने पैसा लगाया इस स्टार्टअप को खड़ा करने के लिए, उसका सिर्फ 15% ही यूज़ करा जा सकता है स्वेट इक्विटी शेयर को इशू करने के लिए। समझ गए? तो ये, और 1 साल के अंदर वो भी मैक्सिमम ईयरली लिमिट एक स्वेट इक्विटी शेयर की डैट कैन बी इशूड बाय द लिस्टेड कंपनी
वो है 15%। किसका 15%? ऑफ द एग्जिस्टिंग पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल विद इन द ओवरऑल लिमिट। मतलब ओवरऑल जितने भी इक्विटी शेयर इशू करे जा सकते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर इशू करे जा सकते हैं, उसका 15% जो हिस्सा है, या आप ऐसा मान लो पूरा पैसा जितना कंपनी लगाया अपने आप को स्टार्टअप करने के लिए, खड़ा करने के लिए, उसका सिर्फ 15% ही इस तरीके के शेयर्स को इशू करने में लगाया जा सकता है। यानी कि फ्रेश कंपनी 100% इस स्वेट इक्विटी शेयर के थ्रू अपनी कंपनी को खड़ा नहीं कर सकती। और अगला पॉइंट है ईयरली लिमिट फॉर बिजनेसेस जो कि लिस्टेड है एक प्लेटफॉर्म पर, इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म पर। तो वो है पूरा का पूरा जितना भी कैपिटल उन्होंने यूज़ कर रखा होता है उसका 15%, एंड ओवरऑल सीलिंग विल बी 50%। यानी कि यहाँ पर जो स्वेट इक्विटी शेयर के थ्रू बिजनेस में जो पैसा लग सकता है वो है 15%, मैक्सिमम जा सकता है 50% तक। वो कंपनीज, वो बिजनेसेस जो कि इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड है। और ऊपर वाला पॉइंट था वो सिर्फ नॉर्मल तरीके से लिस्टेड कंपनी है, कंपनीज एक्ट के अंदर उन्होंने अपने आप को रजिस्टर करवा रखा है। और नीचे है अगर उन्होंने सरकार के इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म पे अगर अपने आप को रजिस्टर करवा रखा है, और आगे चलकर ऐसी ही कंपनी की अगर ग्रोथ अच्छी रहती है ना, श्रेया, सारी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं बता देता हूँ कि अगर ग्रोथ अच्छी रहती है तो यही चलकर आगे चलकर वो बन सकती हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, और फिर इनको बड़े सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं क्योंकि पेड अप कैपिटल इनके पास इतना ज़्यादा नहीं है। और उसमें से कंपनीज के फाउंडर्स या फिर जो इंडिविजुअल्स हैं वो कंपनीज को खड़ा करने के लिए कितना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, वो चीज़ डिसाइड कर रखी है यहाँ पर 15% इन द फॉर्म ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर। समझ में आए? बताओ। ठीक है, मैं आपको क्या करूँगा इस यहाँ पर ये प्रॉपर तरीके से, मुझे पता है आपको मतलब ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, मैं यहाँ पर इसको आप लोगों को इसके नोट्स बनाकर दे दूँगा अपने वाले, और मैं भेज दूँगा उसको, तो वहाँ से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा हैं, मैं आपको बता दूँगा उसके बारे में। ठीक है, मुझे याद दिला देना बस। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।